वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में किस तरीके से एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर सकते हो। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में एंगुलर सीएलआई का यूज करते हुए। इसके साथ साथ एक काउंटर एप्लीकेशन टाइप एक काउंटर कंपोनेंट बनाने वाले हैं कि भाई आपके पास दो बटन होंगे। आप इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करोगे तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो एक बेसिक और एक बहुत अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपना एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर सकते हो और उसके साथ आप काम कर सकते हो अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन करते हो तो एंगुलर आपको क्या करता है, एक रूट कंपोनेंट खुद बना के दिखाता है और ये अपने कंपोनेंट को इतना स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करता है कि ये बोलता है कि भाई आपके कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर होगा, जो लेआउट होगा, यानी कि जो HTML का कोड होगा उसको बिल्कुल सेपरेट फाइल में रखना, जो उसकी स्टाइलिंग का पार्ट होगा उसको बिल्कुल सेपरेट फाइल में रखना और उसकी जो लॉजिक का पार्ट होगा उसको बिल्कुल सेपरेट फाइल में रखना। यानी कि जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होगा, जो लेआउट वाला पार्ट होगा वो HTML की फाइल में आएगा, जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होगा, जो स्टाइलिंग वाला पार्ट होगा वो CSS की फाइल में आएगा, जो लॉजिक वाला पार्ट होगा वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में आएगा और अगर आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो वो ये spec.ts की फाइल में आ जाएगा। अभी हम इसको काउंट नहीं करते। वैसे ये होता है कि आपके जो कंपोनेंट होते हैं उसकी 4 फाइल्स बनती हैं। एक HTML की फाइल जिसमें आप अपना स्ट्रक्चर, अपना लेआउट डिफाइन करते हो, एक CSS की फाइल जिसमें आप उस कंपोनेंट की स्टाइलिंग करते हो, एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जिसमें आप उस कंपोनेंट की लॉजिक डिफाइन करते हो और एक spec.ts की फाइल होती है जिसमें आप टेस्टिंग वगैरह करते हो। तो ये बेसिकली 4 फाइल्स बनती है हमेशा जब भी आप अपना कोई भी कंपोनेंट एंगुलर के अंदर क्रिएट करते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करना है। एक तरीका तो ये कि भाई मैं ऐप के अंदर आऊं, यहाँ पर आकर एक नई डायरेक्टरी बनाऊं, लेट सपोज काउंटर के नाम से, फिर उसके अंदर मैं जा जाकर एक फाइल बनाऊं app.component.css के नाम से, या फिर अपने कंपोनेंट का नाम लिखूं counter.component.html के नाम से। एक तो इतना लंबा चौड़ा तरीका है, लेकिन एक आसान वे क्या है कि भाई हमें पता है कि एंगुलर आपको एक बहुत अमेजिंग फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है एंगुलर सीएलआई। एंगुलर सीएलआई का मतलब क्या है, एंगुलर कमांड लाइन इंटरफेस। यानी कि वो काम जो आपको यहाँ पे मैन्युअली इतना टाइम लगाकर इतनी मेहनत करके करना पड़े, आप सिंपल क्या करो, एक कमांड रन करो, आपका ये सारा काम हो जाएगा। कैसे होगा चलो वो देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप एंगुलर सीएलआई का यूज करते हुए किस तरीके से एंगुलर में अपना एक कंपोनेंट जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक कमांड होती है एनजी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। आप यहाँ पे आके लिखते हो जनरेट। क्या आपने क्या करना है, जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, हमने यहाँ पर आकर एक कंपोनेंट जनरेट करना है। उस कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, आपने यहाँ पर आकर लिख दिया काउंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे इस कमांड को रन करूंगा तो बेसिकली होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी बनकर आ जाएगी, देख रहे हो, काउंटर के नाम से। और इसके अंदर मेरे पास 4 फाइल्स आ जाएंगी। एक आ जाएगी मेरे पास CSS की फाइल, यानी कि इस कंपोनेंट की जो स्टाइलिंग करनी है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इस कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर बताना है, जो लेआउट बताना है वो मैं इस HTML की फाइल के अंदर बता सकता हूँ। इस कंपोनेंट की अगर टेस्टिंग करनी है तो वो मैं यहाँ कर सकता हूँ और इस कंपोनेंट की जो लॉजिक बतानी है वो मैं यहाँ पे इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कर सकता हूँ। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर का कोड होता है वो ये सारा आपको खुद जनरेट करके देता है कि बेसिकली टेम्पलेट यूआरएल क्या होगा, counter.component.html, स्टाइल का यूआरएल क्या है, सारी चीजें देखो ये यहाँ पर आपको खुद डिफाइन करता है। और ये भी बता देता है कि अगर आपने इस कंपोनेंट को कॉल करवाना है तो आप किस नाम से कॉल करवाओगे, ऐप-काउंटर के नाम से कॉल करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखो इसने खुद आपको यहाँ पे डिफाइन करके देनी है। ठीक है, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी कवर करवा दूंगा और ये सारी चीजें जो आ रही है ना, इन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी इस वीडियो में हमने देखना है कि किस तरीके से एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं और कंपोनेंट के अंदर हम काम कर सकते हैं। तो इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाना है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी बनानी है जिसके अंदर वैल्यू होगी। उस वैल्यू को मैं मॉडिफाई करूंगा, अपडेट करवाऊंगा। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि काउंटर के नाम से क्या करो, एक प्रॉपर्टी बना लो। अब टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें इसकी टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर आकर इसकी टाइप दे दी नंबर की, भाई इसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। और इसके अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 दे दी है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाने, जैसे मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई इसका एक मेथड होगा इंक्रीमेंट के नाम से और इस इंक्रीमेंट के मेथड के लिए हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा ली। इसकी टाइप भी बतानी है तो इसकी टाइप मैंने यहाँ पे वॉइड बता दी। वॉइड का मतलब होता है कि ये जो मेथड है ये कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि जब इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल होगा, जब इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक किया जाएगा तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। और इस मेथड के कॉल होने पर हमने करना क्या है, मैं बोलूंगा दिस डॉट काउंटर। दिस डॉट काउंटर का मतलब ये कि इस क्लास के अंदर जो काउंटर वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपने काम क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लस प्लस यानी कि
इंक्रीमेंट करवा देना है, यानी कि अगर पहले वैल्यू 0 थी तो अब 1 करवा देना, 1 थी तो 2 करवा देना, 2 थी तो 3 करवा देना। सिंपल ये काम हो रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली आपके पास एक क्लास है, इस क्लास के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी बनाई काउंटर के नाम से, आपने उसकी डेटा टाइप बताई नंबर, कि भाई इसके अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, नंबर टाइप का आएगा। इनिशियल वैल्यू भी आपने यहाँ पे 0 बता दी। उसके बाद आपने इस क्लास का एक मेथड डिफाइन करा इंक्रीमेंट के नाम से, यानी कि एक एक्शन डिफाइन करा इंक्रीमेंट के नाम से। इसकी डेटा टाइप आपने वॉइड बता दी कि ये मेथड आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि जब ये कॉल होगा तो ये सिंपल क्या काम करेगा, दिस डॉट काउंटर, यानी कि इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है काउंटर के नाम से, उसमें ये इंक्रीमेंट करवा देगा। सेम यही काम मुझे करना है, कंट्रोल डी करूंगा और एक काम ये करता हूं कि मैं इसको ना थोड़ा सा जरा हम यहाँ पे इतना नीचे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि यार आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। इस मेथड का नाम हम यहाँ पे कर देंगे डिक्रीमेंट, और मैं बोलूंगा कि जब ये मेथड कॉल होगा तो आपने क्या करना है, काउंटर की वैल्यू में डिक्रीमेंट करवा देना है। सिंपल सी चीज, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक लिखनी थी वो लॉजिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि एक प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर वैल्यू अभी 0 है, दो मेथड्स हैं, एक इंक्रीमेंट है एक डिक्रीमेंट है। अगर इंक्रीमेंट वाला मेथड कॉल होगा तो ये वैल्यू में क्या करेगा, +1 करवा देगा, और डिक्रीमेंट वाला मेथड कॉल होगा तो ये वैल्यू में -1 करवा देगा। अब हम आएंगे इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो इसने पहले से दिया हुआ है इसको यहाँ से हटा लेते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा काउंटर डैश, और उसके अंदर हम यहाँ पे आगे लिख देंगे कंटेनर। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एक डिव बना दो, यानी कि एक डिवीजन बॉक्स बना दो, और उसके अंदर क्लास क्या लिख दो, कंटेनर, काउंटर डैश कंटेनर लिख दो। अब इसके अंदर क्या करूंगा, एक h1 का टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि भाई काउंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। अब वो काउंटर की वैल्यू कहां से आएगी, वो काउंटर की वैल्यू आएगी यहां से, ये वाली वैल्यू मैं वहां डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए जब आपने HTML के अंदर अपने कंपोनेंट की जो लॉजिक के अंदर जो आपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल या कोई भी मेथड डिफाइन करा हुआ है, अगर आपने उसको यहां पर यूज करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हो। ठीक है, डबल कर्ली ब्रेसेस लगा ली। अब इसके अंदर आप बता दो कि भाई वहां से आप किस चीज को यूज करना चाहते हो। मैंने बोला कि भाई वहां पर मैंने क्या करा है, काउंटर के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई थी, मैं उसको यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे काउंटर नहीं लिखा हुआ, बल्कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 0, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, शुरू में काउंटर और उसके बाद यहाँ पे 0 दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बटन बना लूंगा। तो एक बटन का नाम लेट सपोज हम यहाँ पे रख देते हैं इंक्रीमेंट, और एक और हम बटन बना लेते हैं, उसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं डिक्रीमेंट। उसके बाद क्या करूंगा, बटन के अंदर आके हम यहाँ पे एक इवन लिस्नर लगाएंगे, और उस इवन लिस्नर का नाम होगा क्लिक, के जब बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो आपने क्या काम करना है, इंक्रीमेंट वाले मेथड को कॉल करवा देना है। सेम यही काम हमने इस पे करना है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा कि जब बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो आपने डिक्रीमेंट वाले मेथड को कॉल करवा देना है। सिंपल इतना सा काम करना था। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपना लेआउट भी डिफाइन कर लिया है। अब CSS पर आ जाते हैं, थोड़ी सी इस बेचारे की स्टाइलिंग कर लेते हैं। हमने अपने कंटेनर का नाम क्या रखा था, काउंटर डैश कंटेनर। ठीक है, तो मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, डॉट लिखूंगा, क्योंकि क्लास थी वहां पे तो इसलिए अपनी क्लास का नाम लिख दिया। यहाँ पर आकर TAC, यानी कि इसको बोलूंगा कि टेक्स्ट अलाइन इसका क्या कर दो, सेंटर में लेकर आ जाओ। मार्जिन टॉप से मैं इसको दे दूंगा, लेट सपोज 50 पिक्सल दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटन को टारगेट करेंगे। बटन के अंदर आकर मैं बोलूंगा कि मार्जिन दे दो चारों तरफ से। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर मार्जिन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और मार्जिन मैंने इसको यहाँ पे 10 पिक्सल दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और पैडिंग मैं इसको टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल दे दूंगा, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल दे दूंगा। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और फॉन्ट साइज मैं इसको यहाँ पे 16 पिक्सल दे दूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे कर्सर पॉइंटर दे देंगे कि भाई कर्सर क्या रहना चाहिए, इसका पॉइंटर रहना चाहिए। बॉर्डर में इसको यहाँ पे दे दूंगा नन, कि भाई कोई भी बॉर्डर आपने बटन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का दे दूंगा। ठीक है, कि हमने यहाँ पे इसको इस तरीके का एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसके साथ साथ बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, और इसके साथ साथ हम इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। ट्रांजिशन से क्या होता है कि स्मूथ इफेक्ट आ जाता है। अब ट्रांजिशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करनी है। क्या चीज अप्लाई करनी है, ट्रांजिशन। मैंने बोला कि 0.3 सेकंड की इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। अब स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए कब, मैं बोलूंगा कि जब आपके बटन पे क्या किया जाएगा, होवर किया जाएगा, तो आपने इसको क्या
देनी है, एक स्मूथ ट्रांजिशन देनी है। क्या स्मूथ ट्रांजिशन देनी है कि भाई आपने इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर हम इसका यहाँ पे इस तरीके का कर देंगे कि B3 कर देते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब मैं बटन पे होवर करूंगा तो ये जो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से इससे ये चेंज होगा, तो वो 0.3 सेकेंड की स्मूथ ट्रांजिशन के साथ चेंज होगा, एकदम से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग भी इस तरीके से बता दी है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, मेरा कंपोनेंट बिल्कुल रेडी हो चुका है भाई डिस्प्ले होने के लिए, तो मैंने इस कंपोनेंट को कॉल करवाना है। जब तक मैं इस कंपोनेंट को अपने रूट कंपोनेंट में यानी कि app.component.html के अंदर कॉल नहीं करवाऊंगा, तब तक ये आपके यूआई पर आपको शो नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके कमांड क्या होती है रन करने की, npm स्टार्ट होती है। लेकिन लास्ट वीडियो में ना मैंने अपनी कमांड को चेंज किया था, मैंने यहाँ पे फर्जीन कर दिया था, तो npm रन फर्जीन से आपकी कमांड रन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके वापस इसको स्टार्ट कर देता हूँ। यार बिला वजह के पंगे नहीं करते हम। यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ npm स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। पैकेज.json को क्लोज कर देते हैं और वापस हम आ जाते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। अभी आप देखना कि जो मैंने ये काउंटर वाला काम किया ना, ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि जो लास्ट वीडियो तक का हमारा जो आउटपुट आ रहा था ना, बेसिकली वही आउटपुट आएगा। ये जो एंगुलर वालों ने आपको जो काम करके दिया था, सिर्फ वही शो होगा, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा चीज वहां पे शो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो चुकी है। हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो अभी मेरे पास वो काउंटर एप्लीकेशन नहीं आ रही है, लेकिन आएगी कब, जब मैं उसको कॉल करवाऊंगा। कॉल करवाने के लिए आपने देखा था कि आप यहाँ पर आओगे तो कॉल करवाने के लिए इसने बोला था ऐप डैश काउंटर के नाम से आप इसको कॉल करवाओगे जब भी कॉल करवाओगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो डिफ क्लोज हो रहे हैं ना, इसके बाद मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐप डैश काउंटर और इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। यहाँ पर एक मसला आएगा, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये आपको एक एरर देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी आओगे ना, तो देखो ये एरर दे देगा। अब ये एरर किस चीज का दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है app.component.ts की फाइल में। यहाँ पर आकर आप अगर देखोगे तो देखो ये फाइल क्या हुई है, यहाँ पे सेव नहीं है, देख रहे हो ना, इस फाइल के नाम के बाद यहाँ पे डॉट आ रहा है। तो डॉट का मतलब ये कि भाई इसने यहाँ पे कॉल तो करवा दी आपके काउंटर वाले कंपोनेंट को, इसका यहाँ पे यूआरएल भी बता दिया कि भाई इस कंपोनेंट को आप अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे हो, लेकिन ये सेव नहीं हुई है। इसको कंट्रोल ऐसे क्या कर लो, सेव कर लो। अब जैसे ही इसको सेव करोगे, अब आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपकी एप्लीकेशन देखो रिफ्रेश हुई और आपका कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको यहाँ से मेन कंपोनेंट से भी बाहर लेकर आ जाओ। आप इसको यहाँ पे ले आओ, कंट्रोल एस से सेव करो, यहाँ पर ले आओ, तो अब आपकी एप्लीकेशन का ये जो काउंटर एप्लीकेशन थी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको इंक्रीमेंट करोगे, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर इसको आप डिक्रीमेंट करोगे तो ये यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगुलर 18 के अंदर अपना एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर सकते हो एंगुलर CLI का यूज करते हुए, और आप इस तरीके से अपने एक न्यू कंपोनेंट के साथ काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो थी। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।